हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे। मैं अंजुम आपको सुना रही हूँ अपनी नावल प्यार है या सज़ा की स्टोरी। तो देखिए, मैंने कल से जहाँ से स्टोरी को छोड़ा था वहीं से आज से शुरू करती हूँ। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो देखिए, सरिता की लाइफ में क्या हो रहा है, सागर की लाइफ में क्या हो रहा है और साहिल का प्यार पूरा होता है या नहीं। तो आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए करती हूँ कहानी को शुरू। तो सुनिए। सरिता कॉलेज जाने लगी थी। थोड़े दिन तो वह बहुत ही डिस्टर्ब रही, लेकिन वक्त बड़े से बड़ा जख्म भर देता है, भरने की ताकत रखता है। चाहे जख्म पूरा ना भरे, लेकिन थोड़ी सी मरहम लगकर थोड़ी सी तसल्ली तो कर ही देता है। सरिता भी कुछ हद तक संभल चुकी थी। इसी बीच प्रेमा और सुभाष बैतूल आए थे सरिता से मिलने। सरिता प्रेमा से मिलकर बहुत रोई थी। माँ से पहली बार ही इतने समय के लिए दूर हुई थी। उसने बैतूल में ही एडमिशन अपना करवा लिया था और प्रेमा और सुभाष भी बहुत खुश थे। उसे प्रेमा हर दिन हर रात बहुत याद आती थी। सागर की यादों से बचने के लिए उसने खुद को घर के कामों में और पढ़ाई में व्यस्त कर लिया था, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। दिल का दर्द जब शिद्दत से गुजरता तो छिप छिप कर आंसू बहा लिया करती थी। कभी कान्हा से शिकायत करती तो कभी किस्मत को कसूरवार ठहराती। सागर था कि उसके ख्यालों से जाता ही नहीं था। कॉलेज में भी सब उसकी खूबसूरती से इम्प्रेस हुए बिना न रह सके, लेकिन हमेशा की तरह वो किसी से कोई मतलब नहीं रखती, ना ही किसी से ज़्यादा बात करती। बस एक तो लड़कियां ही थीं, उन्हीं से हाय हेलो किया करती थी और पढ़ाई को लेकर कभी कभी बातें हो जाया करती थीं। उसके इस व्यवहार से कोई उसे घमंडी कहता था तो कोई उसे बहन जी, लेकिन सरिता को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। इसी बीच साहिल भी आता जाता रहा, लेकिन सरिता की बेरुखी के चलते ज़्यादा वक्त नहीं रुकता था। बस आता था और थोड़ी देर रुककर वापस चला जाता था, लेकिन सरिता का व्यवहार उसके प्रति वैसा का वैसा ही बना हुआ था। सरिता जैसी ही थी वैसी साहिल ने उसकी नज़रों में अपने लिए कभी कुछ महसूस नहीं किया। वो बस बार बार यही देखने आता था कि हो सकता है सरिता में कुछ बदलाव आया हो, लेकिन वही खामोशी, वही ठहराव, वही रूखा सा व्यवहार अब साहिल को चुभने लगा था। उसका यूँ उदास रहना, इस तरह बार बार वह आना जाना कर रहा था, लेकिन कोई कामयाबी उसे नहीं मिल रही थी। तो इस बार तो उसके सब्र का बांध टूट ही गया और वह जाते जाते कहने लगा, सरिता, अपनी तन्हाइयों से बाहर निकलो प्लीज़। खुद को एक दायरे में कैद कर रखा है तुमने। खुशियाँ तुम्हारी बाहें फैलाए खड़ी है। मैं तुम्हारे जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। 2 कदम तो बढ़ाओ यार। सारे जहान की खुशियाँ तुम्हारे कदमों में डाल दूँगा, मुझ पर भरोसा करो। लेकिन सरिता का वही 2 टूक सा जवाब होता, मैं अभी कुछ नहीं सोचना चाहती। साहिल, प्लीज़ मुझे माफ़ करो। मन ही मन कहती, साहिल, तुम मुझसे कभी भी वो नहीं पा सकते जो तुम डिज़र्व करते हो। तुम अपना रास्ता बदल लो। मेरा व्यवहार इसीलिए तुमसे ऐसा है ताकि तुम अपना रास्ता बदल लो। मेरी मंजिल अलग है, मैं तुम्हारी मंजिल कभी नहीं हो सकती। लेकिन साहिल भी कहाँ मानने वाला था। हमेशा यही कहता, मैं इंतज़ार करूँगा, इसी तरह आता रहूँगा, कभी तो तुम बदलोगी। सरिता, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार करता रहूँगा और तुम्हारे जवाब का इंतज़ार सारी उम्र करता रहूँगा। कभी फ़ोन पर भी बात करने की कोशिश करता तो फ़ोन पर भी उसे वही बेरुखी मिलती। सरिता उससे जानबूझकर ही बेरुखी से बातें करती थी ताकि वो उसे भूल जाए और आगे ना बढ़ सके। वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से साहिल का दिल टूटे। किसी को झूठी उम्मीद नहीं बंधाना चाहती थी, यह उसकी फितरत नहीं थी। वो तो सबको खुशियाँ बांटना चाहती थी। सागर तो खुद अकेले ही अपने हालात से लड़ रहा है। उसने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा। एक बार तो कहा होता, सारे गम लेकर सागर की ज़िंदगी को खुशियों से भर सकती थी उसकी सरिता। बस भूल जाओ कहकर यूँ तन्हा छोड़कर चला गया। वो नहीं जानता, चाहने वाले सिर्फ सुख के साथी ही नहीं होते, दुख भी बांटते हैं खुशियों की तरह। लेकिन अफसोस कि सागर ने मुझे समझने में बहुत बड़ी भूल की। उसके साथ मुझे दुख भी वो सुख दे सकता था जो उसके बिना सारे जहान की खुशियाँ मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। कान्हा की तस्वीर के आगे शिकायत करके आंसू बहा लेती और अपने मन का बोझ हल्का कर लेती। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। माधुरी भी कभी कभी फ़ोन कर लिया करती थी। रजनी भाभी की उसे बहुत याद आती, लेकिन बात करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाती थी। शायद उनसे
अपना दर्द नहीं छिपा पाएगी। रजनी भी तो उसे कितना मिस करती है, लेकिन वो अपनी तबीयत की वजह से प्रेमा के घर तक भी नहीं जा पाई थी। लेकिन सरिता की उसे बहुत याद आती थी। कभी कभी उसे लगता सागर और सरिता के बीच कुछ तो ऐसा हुआ है जो वो नहीं जानती। उस दिन बिना बोले ही चली गई, फिर बैतूल भी चली गई मुझसे मिले बिना। कुछ ना कुछ बात ज़रूर है जो मैं नहीं जानती। आज फ़ोन पर माधुरी बहुत खुश लग रही थी। सरिता ने पूछा, बड़ी चहक रही है, क्या बात है मधु, तू इतनी खुश क्यों है? माधुरी चहकते हुए बोली, दो गुड न्यूज़ हैं यार, गेस कर क्या हो सकती हैं? सरिता बोली, यूँ पहेली ना बुझा, जल्दी बता बात क्या है। पहली तो ये कि मेरा सेठ नारी आश्रम बनाने को तैयार हो गया है, और दूसरी यह कि आज सुबह ही रजनी भाभी को बेटी हुई है। माधुरी ने चहकते हुए कहा। सरिता ने कहा, वाह सच, माधुरी कैसी है वो नन्ही परी? मेरा कितना दिल कर रहा है, ऐसा दिल कर रहा है अभी उड़कर चली जाऊं उसके पास। तूने देखा उसे, बता ना मुझे कैसी लगती है वो? बिल्कुल रजनी भाभी की तरह ही होगी या आभा दीदी की तरह? माधुरी बोली, नहीं यार, अभी नहीं देख पाई, कल जाऊंगी फिर बताती हूँ तुझे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और यदि कुछ गलती हो तो वो भी मुझे बताएं। मुझे अभी ठीक से एडिटिंग नहीं आती, तो प्लीज़ यदि कोई जानता हो इस तरह से एडिटिंग की जाती है तो मुझे बताएं। तो सुनिए आगे। सरिता बोली, मेरी तरफ से उसे बहुत सारी किस्सी करना और बहुत प्यार करना, और रजनी भाभी को बधाई देना। और तुझे भी बधाई हो जो तेरा सपना पूरा होने जा रहा है। तेरा सेठ तैयार हो गया है नारी आश्रम बनवाने के लिए। बहुत ही नेक काम है, सेठ को भी इससे बहुत ही दुआएं मिलेंगी। माधुरी बोली, एक बात और है जो मैं तुझे कई दिनों से बताना चाहती थी, लेकिन कह ही नहीं पाई। कुछ दिनों से सेठ के फार्म हाउस पर उसके दोस्त का बेटा आया हुआ है। मैं जब भी सेठ के यहाँ जाती हूँ, सेठ के साथ वहाँ जाती हूँ, तो वो हमेशा मुझसे बात करने की कोशिश करता है, जबकि वो मेरे और सेठ के संबंधों के बारे में सब जानता है। फिर भी मुझे उसकी आंखों में अपने लिए कुछ अलग सा अपनापन नज़र आता है। मैं हमेशा उससे दूर रहने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो हमेशा कुछ भी बहाने से मेरे सामने आ ही जाता है और मुझसे बातें करने की कोशिश करता है। मैंने उसे एक दिन साफ शब्दों में कह भी दिया, लेकिन वो मुझसे एक बार अकेले में बात करने की जिद कर रहा है। अब यार तू ही बता मैं क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरिता बोली, माधुरी मेरी बात माने तो उससे खुलकर बात कर ले। जो भी सच है उसे बता देना। वो तुझे इस सच्चाई जानकर भी और तुझसे बातें करना चाहे या तुझे प्रपोज़ करे तो फिर तेरी खुशकिस्मती होगी। माधुरी, यदि ज़िंदगी तुझे मौका दे रही है तो उसे इस तरह नज़रअंदाज मत कर। माधुरी बोली, लेकिन क्या पता सरिता, वो भी मुझे सेठ की तरह इस्तेमाल करना चाहता है या वो मुझे चाहता है, ये मैं नहीं समझ पा रही हूँ। और फिर यदि वो मुझे चाहता भी होगा तो क्या मैं उसे वो खुशी दे पाऊँगी? मैं खुद को तो बहुत अपराधी महसूस करती हूँ, मुझे बहुत ही गिल्ट फील होता है, और ये गिल्टी मुझसे उम्र भर नहीं जाने वाली। इस लुटे पिटे शरीर के साथ मुझसे यह नहीं होगा, यह तो उसको धोखा देना होगा। सरिता बोली, उससे सच्चाई छिपाएगी तो धोखा होगा। उसे सब हकीकत बता देना, फिर उसका जो फैसला हो उस पर तू राजी हो जाना। माधुरी को तसल्ली मिलती है। ठीक है, एक बार उससे बात करती हूँ। वैसे यार तुझसे कितना सुकून मिलता है मुझे बात करके। सरिता, तेरी दोस्ती मेरी ज़िंदगी की बड़ी ही अनमोल दौलत है। अपना ख्याल रखना यार, अब रखती हूँ, बाय। माधुरी फ़ोन रख देती है। सरिता मन ही मन कहती है, तू तो मुझसे सुकून पा जाती है माधुरी, लेकिन मैं ये दिल की कितनी परेशानियां हैं, कितनी बेचैनियां हैं, मैं ये सब किससे कहूँ और मैं कैसे सुकून पाऊँ? मैं तो अपनी बातें किसी से शेयर भी नहीं कर सकती। प्यार करने की कितनी बड़ी सज़ा मिली है मुझे। प्यार है या सज़ा है ये? प्यार से कई गुना बढ़कर तो मुझे सज़ा मिली है प्यार करने की, और ये सज़ा को सिर्फ मैं ही जानती हूँ। किसी से प्यार तो अनचाहे ही हो जाता है, लेकिन किसी को चाहकर भी भूला क्यों नहीं जाता? भूलना इस तरह मुश्किल क्यों होता है? ये मोहब्बत की दुनिया के कौन से इनाम है जो सिवाय दर्द और जुदाई के कुछ नहीं देते? अजीब दस्तूर है चाहत की दुनिया का। सरिता सोफे पर बैठे अपने ही ख्यालों में खोई खोई, हमेशा दर्द का सैलाब उसकी झील सी आँखों को समंदर बना जाता था। ज़माना कहाँ समझता है चाहने वालों की मजबूरियाँ।
इसलिए सारा गम सीने में ही छिपा रखा था, सबसे छिपकर ही रोती थी। उसने सागर को दिल की गहराइयों में एक मोती की तरह सजा लिया था। आज सुबह से ही सरिता का मन बेहद उदास था। उसे बड़ी बेचैनी सी हो रही थी। रह रहकर माँ बाबा का ख्याल आ रहा था। उसने सोचा शाम को माँ बाबा से ज़रूर बात करूँगी। इस वक्त तो बाबा दुकान पर होंगे, शाम को ही बात हो पाएगी। बेमन से तैयार होकर कॉलेज चली आई थी, लेकिन मन पढ़ाई में भी नहीं लग रहा था। शाम को घर आई तो देखा पूनम भी परेशान सी घबराई हुई उसी का इंतज़ार कर रही है। सरिता उन्हें इस तरह देखकर घबरा गई। पूनम ने जैसे ही सरिता को देखा जल्दी से उसके पास आई। सरिता बेटी, तुम्हारे घर से फ़ोन आया है, सुभाष भैया की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है, हमें अभी चलना है। सरिता को जैसे शौक लगा। क्या हुआ बाबा को बताओ बुआ। और सरिता रो पड़ती है। पूनम उसे गले लगाकर समझाती है, हम चल रहे हैं ना तेरे बाबा के पास, भगवान सब ठीक करेगा। चल जल्दी से अपना सामान रख ले, हमें अभी निकलना है, राजेश आते ही होंगे। सरिता अपना बैग पैक करती है, तब तक राजेश गाड़ी लेकर आ जाता है। सरिता और पूनम जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती हैं। सरिता सारे रास्ते बस बाबा के बारे में ही सोचती रहती है। यूँ अचानक बाबा को क्या हो सकता है। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ तो वो हमेशा खाते थे, पता नहीं माँ का क्या हाल होगा। कितनी परेशान हो जाती हैं जब बाबा या मुझे कुछ हो जाता है। वो प्रेमा के लिए भी बहुत परेशान हो रही थी। कितने ही व्रत उपवास कर लिया करती है, पता नहीं अब क्या बीत रही होगी माँ पर। पूनम और राजेश उससे बातें कर रहे थे और उसका मन तो प्रेमा और अपने बाबा में ही लगा हुआ था। राजेश बोला, बेटा उम्र का तकाजा है, इस उम्र में तो ऐसा होता ही रहता है, तुम इस तरह मत परेशान हो। देखो मैं खुद भी तो कितना बीमार रहता हूँ। ज़िंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ है। और फिर तुम्हारे बाबा बहुत ही स्ट्रांग हैं, इस तरह क्यों फिक्र कर रही हो। इसी तरह रास्ता कटता रहा और सरिता की आंखों में अपने बाबा का चेहरा घूम घूम जाता था। वो सीधे हॉस्पिटल हो आए थे। सरिता जल्दी से बाबा के गले लग जाना चाहती थी। उसने काउंटर से सुभाष का कमरा नंबर पूछा। लगभग भागती सी कमरा ढूंढ रही थी, तभी एक कमरे के सामने प्रेमा और कमला मौसी खड़ी दिखाई दी। प्रकाश भी वहीं था। सरिता दौड़कर प्रेमा से लिपट जाती है। माँ बताओ बाबा को क्या हुआ, वो कहाँ हैं, कैसे हैं। प्रेमा भी खुद को रोक नहीं पाती और रोने लगती है। पूनम कहती है, तो फ्रेंड्स अब ये स्टोरी मैं यहीं एंड करती हूँ। आगे की कहानी कल सुनाऊँगी, तब तक के लिए बाय।